ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज़ तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज के सेशन में। सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए बेटा सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताइए। गुड मॉर्निंग। ओके, सो आई होप कि आपने कल की क्लास देखी होगी, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से समझा होगा। आज मैं आप लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज करवाऊंगा। मतलब कॉन्सेप्ट मैंने कल आपको बताया था, एवरेज है ना। हम लास्ट टाइम पे हम बात कर रहे थे किसकी? एवरेज के बारे में बात कर रहे थे, मतलब हम औसत की बात कर रहे थे। और मैंने आपको कल समझाया था कि औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है। जब हम किसी नंबर को कुछ लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो जो इक्वल सम हर किसी को मिलता है, वो जो बराबर सम हर किसी को मिलता है, उसी सम को हम क्या नाम दे देते हैं? दैट इज व्हाट वी कॉल एवरेज, राइट। उसी को हम क्या बोल देते हैं? एवरेज बोल देते हैं, जो सबको क्या मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। तो आपके लिए एवरेज की डेफिनेशन यही होनी चाहिए कि एवरेज में हर किसी के पास वैल्यूज हैं वो बराबर होती हैं, हर किसी के पास वैल्यूज हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है। अब देखो, एग्जाम में आपको जो सवाल आता है उसकी एवरेज को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, राइट। एक तो होता है नॉर्मल तरीका और एक होता है जिसको हम बेस मेथड का नाम बोलते हैं। एक है नॉर्मल मेथड और एक है बेस मेथड। ठीक, मैं आपको दोनों मेथड सिखा दूंगा। अब एग्जाम में जाके जो सही लगे, जो आता हो, जो इजीली सवाल को बना दे, वो शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं सर हमें तो बेस मेथड ही लगाएंगे। अगर सिंपल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, तो आप सिंपल मेथड भी नॉर्मल भी यूज कर सकते हो। तो समझ रहे हो ना। इसलिए ये नहीं सोचना कि हमें ये मेथड सीख लिया है तो इसको अप्लाई करना ही करना है। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है उस सवाल को सॉल्व करना। तो अगर वो सिंपल मेथड से सॉल्व हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसको बेस मेथड से समझा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मेथड से समझेंगे, जो कि आपको आता भी होगा, जो कि आपको आता भी होगा। जैसे नंबर हैं 100, 120, 130, 110 एंड 400। ठीक है, ये एक नंबर है। मैं आपको बोलता हूं कि चलो भैया इसकी एवरेज निकालो। चलो फटाफट से निकालो, एवरेज क्या होगी? इसकी एवरेज निकालो, क्या होगी? इस सवाल की एवरेज निकालो। एट्टी, 130, 180। भाई इतना फर्क कैसे आएगा? इसकी एवरेज निकालो 172। भयंकर तरीके से सवाल निकल रहे हैं यार। 180, 172 आने लगा। तो क्या करोगे आप? इनका टोटल करोगे। ये 100 है, ये 120 है, ये 130 है, ये 110 है और ये 104। तो कितना है? 100, 200, 300, 400, 400, 800 एक हो गया, 10, 30, 60, 860 हो गया। टोटल कितना बना? 860 है। देखो तो टोटल कितना आ रहा है, देखो 100, 200, 300, 400, 500, 800। ठीक है, टोटल एक तो 800, तो ये हंड्रेड्स के हिसाब से हो गया। ये भी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आएगा। उसके बाद देखो 20 और 30, 20 और 30 50 और 10 60, 60। तो इसका मतलब ये कितना हो गया? ये 860 हो गया।
अब 860 को हम 5 से भाग करेंगे, 860 को 5 से भाग करेंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 172 आएगा, 172 आएगा, 172 आएगा। सिंपल, ये तो सबने निकाल लिया होगा। अब यहां पर एक और चीज जो मैं आपको साथ ही साथ सिखा दूंगा, नहीं तो फिर बाद में मुझे याद नहीं रहता है कि ये चीज आपको मुझे सिखानी थी। आपको पता है अगर मैं लिखा 15, ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपको सवाल बनाने में बहुत हेल्प करेगा। 15 मैंने लिखा 15, तो जो ये वाला नंबर है इसको हम कौन सी प्लेस बोलते हैं? इस वाले नंबर को क्या नाम दिया जाता है? इस वाले नंबर को क्या नाम दिया जाता है मैथ की भाषा में? इसको आप बोल देते यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस है ना, या इकाई का नंबर भी बोल देते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, वो आपने सीखा होगा। आप इस चीज को दिमाग में रखिए और जहां पर ये अप्लाई हो वहां पर आप ट्राई कीजिएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए, याद रखिए इस बात को, तो हम कोशिश करेंगे, देखो किसी नंबर के एंड में 5 हो या किसी नंबर के एंड में 0 हो तो कैलकुलेशन कहां पर करनी आसान हो जाएगी? मुझे एक बात बताओ, एक नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है और एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कैलकुलेशन है वो 5 वाले में आसान होगी या 0 वाले में आसान होगी? बताओ, जो कैलकुलेशन है वो दोनों में से किसकी आसान होगी, 5 वाले की या 1 वाले, 0 वाले की? बताइए। ऑब्वियसली बात है 0 वाले की। तो हम ट्राई करते हैं जहां पर पॉसिबल हो पाए, ठीक है। अब ये हर जगह पर पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन हम ट्राई करते हैं किसी जगह पर जहां पर पॉसिबल हो जाए। तो हम जब यूनिट प्लेस पे 5 आ जाता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 5 का 10 बन जाता है। समझ आया? 10 से कैलकुलेशन आसान हो जाती है। और वो चीज आप यहां पर भी समझ सकते हो। देखो सवाल क्या था, 860 डिवाइडेड बाय 5, 860 डिवाइडेड बाय 5। अब किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना आसान है या किसी नंबर को 10 से डिवाइड करना आसान है? अब बोलो सर 10 से डिवाइड करना आसान है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डबल कर दूंगा। तो अगर इसको डबल किया तो ये 10 बन जाएगा, तो भाई ऑटोमेटिकली मुझे इसे भी डबल करना पड़ेगा, 860 को डबल करना पड़ेगा। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन बन गई, 1760 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 1720 डिवाइडेड बाय 10। बस सेम आंसर आया आपका, ये वाला। बोलो समझ आया? अब ये आपको बहुत जगह पर काम आएगा, ठीक है। ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, ये तरीका बेस्ट है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें लेफ्ट साइड में किया है तो राइट में भी उतना ही करना पड़ेगा, और अगर ऊपर किया है तो नीचे भी दोनों को सेम, वही रूल सिंपल की आप यूज करते हो ना कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। जैसे अगर मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल दूं इसी सवाल से जुड़ी हुई, जैसे अगर सवाल आ जाए 910 डिवाइडेड बाय 5, मैं बोल रहा हूं इसको कैलकुलेट करो, 910 को 5 से भाग करो। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, एक तो वही स्कूल वाला ऐसे करके भैया इसको 5 से भाग करो, दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये 5 है तो मैं इसको डबल कर दूं, इसको भी डबल कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 900 था 1800 हो जाएगा, और 10 का डबल क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 1820 हो जाएगा। बस खत्म, 182 है। देखो कितना आसान हो गया। समझ पा रहे इस चीज को? तो अगर यूनिट प्लेस पे 5 आ जाए तो आप ट्राई करें कि हम उसको अगर डबल कर सकते हैं तो दूसरी साइड पे कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी।
ये आगे भी परसेंटेज में भी समझाऊंगा, ठीक है। ये तो यहां पे मुझे एक नंबर दिख गया तो मुझे लगा कि आपको यहां पर समझा दूं, ठीक है। तो दो चीजें समझा दी, एक एवरेज की और एक ये अभिवाद। अब ये वाला मैं सब मिटा दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने सॉल्व कर लिया, आंसर आया 172। अब ये तो हुआ नॉर्मल मेथड, अब एक तो हुआ नॉर्मल मेथड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कौन से मेथड से? बेस मेथड से। पहले बेस मेथड का लॉजिक समझ लीजिए, बेस मेथड का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। हाँ, ये 5 पे ही अप्लाई होता है, क्योंकि 5 को ही डबल करोगे तो 10 होगा। जैसे 25 होता है तो 4 से किया जाता है, उतनी कैलकुलेशन में आपको घुसने की जरूरत नहीं है, वो मैथ्स में चला जाता है। मतलब बैंकिंग वगैरह में, जब मैं बैंकिंग पढ़ाता था तब वहां पे समझाता था, लेकिन यहां पर आपको जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस मेथड। अब ये वाला मेथड, सबसे पहली कंडीशन आपको याद रखनी है, ये वाला मेथड वहां पर एप्लीकेबल होता है जहां पर नंबर्स में गैप कोई बहुत ज्यादा नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक नंबर 1 है और 1000 है, जहां पर नंबर्स हैं वो आसपास होंगे। पहली बात समझ आई? सबसे पहले वैसे ये नहीं है कि उन पे अप्लाई नहीं होगा, उस पे भी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम इसको वहां पर ज्यादा अप्लाई करते हैं जैसे नंबर्स आसपास होते हैं, जैसे 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 है। इस तरीके से जब नंबर होते हैं तो वहां पर इस मेथड को अप्लाई किया जाता है। पहली बात समझ आ गई? आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन इसकी ज्यादातर एप्लीकेशन, इसकी बेहतर एप्लीकेशन वहां पर होती है जहां पर नंबर्स हैं वो आसपास होते हैं। तो अब इसी में आते हैं 100, 120, 130, 140 और 400। मतलब मान के चल रहा हूं कि सब नंबर आसपास हैं। तो इसमें आपको क्या करना होता है? आपने ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे छोटा नंबर कौन सा है। ये 100 है और ये 400 है। तो अगर 100 सबसे छोटा है, 400 सबसे बड़ा है, तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप मान के चलोगे तो एवरेज किसके आसपास आएगी? अब दो तरीके हैं। पहला तो आप इसी में से कोई नंबर अज्यूम कर सकते हो जो इस सीरीज में दिया हुआ है, उसी को बेस मान सकते हो, या फिर आप कोई दूसरा नंबर भी बेस मान सकते हो। तो पहले मैं सीरीज से ही बेस मान के चलूंगा। तो मैं मान लेता हूं कि यार 130 है, वो मेरी एवरेज है, ठीक है। आपने क्या कर लिया? आपने अज्यूम कर लिया। ध्यान से समझिएगा, ये एक बार समझ आ गया, उसके बाद सवाल बड़े फटाफट बनते हैं। हमने क्या करना है? हमने या तो उस सीरीज के बीच में से कोई नंबर अज्यूम कर लेना है कि ये हमारी एवरेज है, या आप ऐसे भी, आप 200 को भी अज्यूम कर सकते थे, आप इसमें 200 भी अज्यूम कर सकते थे, इसके बाद 200 से ही समझाऊंगा। लेकिन पहला आप लोगों ने क्या करना है? आप ट्राई करो कि अच्छा सीरीज में से ही कोई नंबर आ जाए, हम उसको एवरेज मान लें। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि एवरेज का मतलब क्या है? कि सब बराबर है, जिसके पास ज्यादा है उससे ले लो और जिसके पास कम है उसको दे दो, है ना। तो पहले ये देखो कि जो नंबर 130 से ज्यादा है वो कौन सा है। जो नंबर बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन लगा दो, और जो नंबर छोटा है इस 130 से उसके साथ माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। पहले दो स्टेप समझ आए? पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला कि आपने सीरीज में या बाहर से भी आप कोई ऐसा नंबर अज्यूम कर लें कि यार ये नंबर एवरेज हो सकता है। मतलब मिडल वाला कोई भी नंबर आप अज्यूम करोगे, मिडल वाला अज्यूम करोगे तो कैलकुलेशन करनी आसान होती है। तो आपने क्या कर लिया? आपने 130 को मान लिया। उसके बाद हमें क्या करना है? इससे जो बड़े नंबर हैं, क्योंकि बड़े हैं उनके साथ प्लस लगा दो, और जो छोटे हैं उनके साथ क्या कर दो? माइनस लगा दो। दूसरा स्टेप समझ आ गया? 3-4 सवाल करवाऊंगा, टेंशन मत लो, इसमें सिर्फ प्रोसेस समझो, सवाल इसके बाद हम करेंगे। नाउ ये माइनस लिखा है तो कितना कम है? 100 है, वो 130 से कितना कम है? 30 कम है, यस। 120 10 से 130 से कितना कम है? 10 कम है। ये 110 इससे कितना कम है? 20 कम है। और ये 400 है, वो 130 से कितना ज्यादा है? 70, 270। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल मैंने आपको सिंपल बात बताई कि आप एक वैल्यू अज्यूम कर लें कि ये हमारी एवरेज हो सकती है। उस एवरेज के को मान के बाकी सारे नंबर्स में हमने डिसाइड करना है, जो बड़े हैं उनके साथ प्लस लिख दो और जो माइनस छोटे हैं उनके साथ माइनस लिख दो। जितना बड़ा है उस वैल्यू को लिख दो और जितना छोटा है उस वैल्यू को लिख लीजिए। इस स्टेप तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, इस स्टेप तक किसी बच्चे को कोई बात समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
क्लियर है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। हमने एक नंबर अज्यूम कर लिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने वैल्यूज। अब इसके बाद ना जो अब काम रह गया है वो इन नंबर का रह गया है, क्योंकि ऊपर वाले नंबर तो हमने बराबर कर दिए ना, ऊपर वाले नंबर तो हमने बराबर कर दिए। तो अब हमें इसको देखना है, इसका सवाल क्या आ रहा है। अब इसमें माइनस के कितने आ रहे हैं, देखो 20 और 10 30 और 30 60, मतलब माइनस का 60 आ रहा है और प्लस का कितना आ रहा है, प्लस का 270 आ रहा है। यस, अभी इसके बाद क्या करना है, आपने जो माइनस के नंबर हैं उसको टोटल लगा के अलग लिख लेना है और जो प्लस के टोटल हैं उनको अलग लिख लेना। हाँ, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, हर नंबर से आ जाएगा, लेकिन कोशिश करें मिडवीन वाला नंबर हो, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यहां तक आ गया। अब इसके बाद क्योंकि ये प्लस का साइन है, देखो प्लस माइनस तो वैसे माइनस ही होगा, लेकिन क्योंकि साइन प्लस का बड़ा है तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 0, 7 में से 6 गए 1 और ये कितना आ गया, ये 210 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, मुझे बताइए। इस स्टेप तक किसी बच्चे, अभी शुरू में ना आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत बड़ा, पता नहीं इतना बड़ा मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे। मैथ्स प्रैक्टिस पे है, जब आप इसके 50 सवालों की प्रैक्टिस कर ली ना, ये तो ऐसे चुटकियों में होने लगेगा, इतनी देर में तो 4 सवाल कर चुके होंगे आप। अब ये जो 210 आया है ये असल में क्या है, 210 आया है प्लस का। मैंने आपको क्या बताया था, अरे 7 नंबर आएंगे तो 7 को भी अप्लाई करेंगे ना, पहले 5 पे तो समझो। अब मैंने आपको क्या बोला था कि एवरेज में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा होता है उसको हम ले लेते हैं और किस में बांट देते हैं, जिसके पास कम होता है हम उसमें बांट देते हैं। तो हमें अब इस 210 को बांटना है, क्योंकि ये ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है ना, प्लस का मतलब ये ज्यादा है एवरेज से। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है, किससे, 5 से। 210 को क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब फिर से सेम वही कर दो, 420 को 10 से कर दो, तो ये कितना आ गया, ये 42 आ गया। अब इस 42 का मतलब, अब ये किसका 42 है, ये प्लस का 42 आया। ये किसका प्लस ये प्लस का 42 आ गया। अब इस प्लस के 42 को, अब ये 142 ज्यादा है, मतलब हमें क्या करना है, ये सबको बराबर बांट देना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जो हमने नंबर अज्यूम किया था 130, उसी में इसको बस ऐड कर देना। अगर ये माइनस का होता तो माइनस कर देते, और अगर ये प्लस का होता तो प्लस कर देते। देखो आया 172, पहले भी 172 आया था, पहले भी इसका एवरेज 172 ही आया था सिंपल मेथड से भी, और इस मेथड से भी 172 ही आया। बोलो, पांच से ही क्यों, अरे 5 नंबर नहीं है, 5 से ही तो भाग करेंगे। मुझे पता है आधे बच्चों को बात समझ में आई है, आधे बच्चों को अभी समझ नहीं आई है। क्लास के सिर्फ 50% बच्चे हैं जो इस चीज को समझ पाए हैं, 50% ऐसे हैं जो इस चीज को समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटे नंबर ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन करनी क्या हो जाए, हमारी आसान हो जाए। ठीक है, मैंने नंबर ले लिया, सपोज करो 10, 25, 18, 7 एंड 20। सर प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि ये वैल्यू प्लस की है ना, ये प्लस का बड़ा था, 270 में से 60 को निकाला है तो ये प्लस का नंबर है। आप ये तो स्कूल में सिखाया होगा ना कि प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन वही लगाया जाता है जो बड़ा साइन होता है। चलो अब इसको ट्राई करके देखो, दोनों से करके देखो, इवन ऑड से। अच्छा चलो ऐसे करो, ये हो गया, रुको, फिर 6 ले लो, कोई बात नहीं, एक और नंबर ले लेते हैं, रुको, 40। चलो ठीक है, इवन वाला भी ले लो भाई, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ आप
ऑड वाले नंबर में 5 5 रहे हो, जल्दी बन जाएगा। अब देखो एक तरीका तो वही है, टोटल लगा लो 10 और 20 25 और 10 35 और 58 53 60 70 80 4 120 120 हो गया और इसको 6 से भाग कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। अब ये तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें बेस मेथड को सीखना है तो आप जो आप नंबर बोलोगे मैं उस नंबर से इसको सॉल्व कर दूंगा। आप जो नंबर बोलोगे हम वो नंबर ले लेंगे। आप मुझे बताओ सर, क्योंकि फिर बच्चे बोलते हैं ना सर ऐसे तो हमसे तो नहीं हुआ, तो आप जो नंबर बोलोगे हम वो नंबर ले लेते हैं। देखो अगर 20 ले लिया ना तो 20 तो एवरेज ही है, तो 20 से तो फिर प्लस माइनस बराबर हो जाएगा, तो हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं। इमेजिन कर लो, चलो ऐसे करो 18 को ले लो, ठीक है, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन तो हो ना। 20 ले लिया तो बेटा देखो, अगर मेरी बात समझने की कोशिश करो, जब 20 ले लिया तो प्लस और माइनस के नंबर बराबर हो जाएंगे, जीरो हो जाएगी, इफेक्ट ही नहीं आएगा, कुछ कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, तो फिर उसका तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम ऐसे करते हैं, हम 18 को ले लेते हैं ताकि आपको समझाऊं कि 80 से क्या होगा, सॉरी 18 से क्या होगा। तो ये कितना कम है, ये -8 हो जाएगा, ये +7 हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये +18 और ये +22 हो जाएगा। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद 20 लेके भी समझा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। तो ये 10 से कितना कम है 8, ये 10 से कितना ज्यादा है 7, ये 10 से कितना सॉरी 18 से कितना कम है 11, ये 2 ज्यादा है और ये 22 ज्यादा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद माइनस के नंबर ले लो, माइनस के 2 हैं तो ये कितना आ गया 11 और 18 19, तो -19 आ गया। और प्लस का कितना है देखो 22 29 30 31, प्लस का कितना आ गया 31 आ गया। अब प्लस माइनस क्या करना है, माइनस करेंगे, तो वैसे कितना आ जाएगा माइनस करेंगे लेकिन साइन किसका यूज होगा, प्लस का यूज होगा, तो कितना आ जाएगा ये 12 आ जाएगा। यहां तक सभी को समझ आया। तो अब ये 12 हमारे पास प्लस का है, इसका मतलब हमें इसको ऐड करना है। 12 को किस में ऐड करना है, 12 को 1 2 3 4 5 6 से भाग करो, कितना आ गया 2, और यही 2 को अब हमारे बेस में ऐड कर दो। बोलो 18 और 2 कितना आ गया 20, आ गया या नहीं आ गया, बोलो। तुम दुनिया भर का कोई भी नंबर ले लो, अरे तुम 1 लाख नंबर भी ले लो, आंसर तुम्हारा 20 ही आएगा। मैथ तुम्हारी सहेली की तरह नहीं है कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों किसी और के साथ, नहीं भाई, मैथ बहुत लॉयल सब्जेक्ट है। यहां पर एक मेथड से जो आंसर आता है दूसरे मेथड से भी वही आता है। अब मैं आपको 20 लेके समझा देता हूं कि कई बार ऐसा भी हो जाता है। देखो अगर प्लस माइनस बराबर हो गए तो फिर तो कुछ रह ही नहीं जाता। देखो मैंने मान लिया 20 मेरा एवरेज है, तो ये कितना कम है, ये -10 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -13 हो जाएगा और ये +20 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 20 है, तो प्लस का 25 हो गया और 13 और 10 23 और 24 25, ये माइनस का 25 हो गया। अरे यहां तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब यहां पर जब 0 आ जाए इसका सीधा मतलब है कि एक्चुअली में एवरेज ही है, एक्चुअली में एवरेज ही है, इसमें कुछ और है ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली तो हो गया 0। अरे मेरे को एक बात बताओ, जो यहां पे कम या ज्यादा आएगा उसी को बांटेंगे या उसी को लेंगे, है ना, जो ज्यादा आएगा या कम आएगा उसी को तो लेंगे। तो अब यहां पर जब कुछ बचा ही नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बराबर हो गया। क्लियर है जी, समझ आया। कोई भी मैं ले लो इसमें, चलो हम एक ऐसे बड़ा नंबर लिया था, अब ऐसे करते हैं छोटा नंबर लेते हैं ताकि माइनस वाली कैलकुलेशन भी हो जाए। ऐसे करते हैं, अभी हम मान लेते हैं 10 को,
ठीक है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर आप वाले मेथड से तो बन गया, हमारे वाले से नहीं बना। 6 से डिवाइड, अरे यार तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता? जितने नंबर है उसी से तो डिवाइड करेंगे ना, फिर पहले भी बताया, फिर से वही बात। अब हमने मान लिया कि मेरा बेस कितना है। अब ध्यान से सुनो, जिसको नहीं समझ आया अब इधर कमेंट बंद करके इधर देखो। मैंने आपको क्या बोला कि ये वाला नंबर है, ये हमारा बेस है, तो जो इससे जितने ज्यादा है वो प्लस लगा के लिख दो, और जो माइनस है, जो कम है, उनको माइनस लगा के लिख लो। देखो ये जो 25 है वो 10 से कितना ज्यादा है? सर 15 ज्यादा है। यस। ये इससे कितना ज्यादा है? सर ये इससे 18। नहीं रुको, ऐसे नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो मुझे माइनस में नंबर लेने हैं ना। रुको, 10 नहीं, फिर 40 को एवरेज ले लो। आप 40 को बेस मान लो, ठीक है, क्योंकि फिर ये प्लस वाले आते रहेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। माइनस वाले थे, थोड़ा एक सवाल माइनस का कर लेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो मैंने मान लिया 40 है, वो सपोज करो मेरी एवरेज है। तो ये 40 से कितना कम है? 30 कम है। ये 40 से कितना कम है? ये 15 कम है। ये 40 से कितना कम है? ये 22 कम है। ये 40 से कितना कम है? ये 40 से कितना कम है? 40 से 33 कम है, और ये 40 से 20 कम है। ठीक है जी, समझ आया? ये 40 से 30 कम था, ये 15 कम था, ये 22 कम था, ये 33 कम था, और ये 20 कम था। अब इन सब का टोटल लगा दो। 30 और 15 45, 46 47, 57 67, 70 100 और 120। ये कितना आ गया? ये 120 आ गया। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये 120 माइनस का आया है, माइनस का आया है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये सारी वैल्यूज अब माइनस की हैं, क्योंकि प्लस की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ये माइनस की है। तो इसका मतलब अब जो वैल्यू आएगी उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो बस इसको 6 से भाग कर दो, कितना आ गया? -20। अरे 40 में से फिर -20 कर दो, तो भी तो सेम ही आंसर आया। मुझे बताइए, 3 अलग अलग वैल्यूज लेके मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 3 अलग अलग वैल्यूज निकाल के दिखा दिया, तीनों से आपका आंसर सेम आ रहा है। तीनों से आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो सेम आ रहा है। बोलो, अब जिसको समझ नहीं आया दोबारा रिकॉर्डिंग देखें, और इसके बाद आगे की बात सुनो। अब प्लस वाला भी समझा दिया, माइनस वाला भी समझा दिया, और जीरो वाला भी समझा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपका होमवर्क है, और ये आज के आज ही हो जाना चाहिए। होमवर्क है और ये आज के आज ही होना चाहिए। इस बेस मेथड से आपने कम से कम 35 क्वेश्चंस खुद से बना के सॉल्व करने हैं। अब बताओ क्या बोलते हैं? सर क्वेश्चन भी दे दो। अरे मैं क्या क्वेश्चन दूं? कोई भी नंबर लो, जैसे लिखो 10 15 28 35, उसको सॉल्व करो इसी मेथड से। फिर लिखो जैसे 10 25 35 48 52 ऐसे, और उसको सॉल्व करो। समझ रहे हो ना? आंसर निकालना है तो कैलकुलेटर से बाद में क्रॉस चेक कर लेना ना, या सिंपल मेथड से निकाल लेना पहले कितना आ रहा है। तो क्या बेस मेथड से भी उतना ही आ रहा है? एक सवाल में 2-2 3-3 वैल्यूज को लेकर सॉल्व करो, ताकि ये बेस मेथड आपके पूरे दिमाग में फिट हो जाए, आपको एक एक बात इसकी समझ में आ जाए। अरे यार तुम जो मर्जी नंबर ले लो, मैंने आपको एक सवाल में टोटल 6 वैल्यूज है, उसमें से 3 वैल्यूज लेके निकाल के दिखा दिया। कोई आंसर में डिफरेंस आया? 20 ही आया, हर किसी में 20 आ रहा है। तो इसका मतलब आप कोई सा भी नंबर ले लो। हम मिडल वैल्यू क्यों लेते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम मिडल वैल्यू इस वजह से लेते हैं कि ताकि जो प्लस की वैल्यूज और माइनस की वैल्यू है वो आपस में कट जाएं, और जो हमें बांटना हो वो कम से कम नंबर आए, हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अदरवाइज आप सबसे बड़ा नंबर ले लो सीरीज का, तो सारी वैल्यूज माइनस में आ जाएंगी। आप सबसे छोटा ले लोगे तो सारी वैल्यूज प्लस में आ जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो आंसर है वो हमेशा सेम आएगा। मिडल वाली वैल्यू लेने का पर्पस, मिडल वाली वैल्यू लेने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप लॉजिक को समझ पाते हैं। अब जैसे एक इससे पहले वाला सवाल था, जैसे ये वाला था, मैंने आपको बोला कि मैं इसी सवाल को 200 लेके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो एक और कर देता हूं ताकि एकदम से दिमाग में बैठ जाए। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 172 आ रहा है। मैंने मान लिया कि मेरा बेस 200 है। ठीक है जी, मैंने मान लिया कि मेरी बेस वैल्यू 200, जो कि सीरीज का पार्ट भी नहीं है। समझ रहे हो ना? वो इस सीरीज का पार्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप में इसको मैंने बोला था कि मैं बाहर का नंबर लेके भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर ये 200 है तो ये कितना कम है?
ये 100 कम है, ये कितना कम है, ये 80 कम है, ये कितना कम है, ये 70 कम है, ये कितना कम है, ये 90 कम है, और ये कितना ज़्यादा है, ये 200 ज़्यादा है। यहां तक बात समझ में आ गई? आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये माइनस की वैल्यूज हैं तो इसका टोटल लगा लो, 100, 180 और 70, 250 और 90, 340। 340 ये माइनस का हो गया, माइनस का हो गया, और ये किसका हो गया, ये प्लस का हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 140। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? कुछ क्या गलत किया क्या मैंने? -100, -80, -70, -90 + 200, 200, 9 7 16, 16 8 24 और 10 34, 340। ठीक है, 140 आ गया। क्लियर है जी? सही है ना? अब इस 140 को क्या करना है, 140 को 1 2 3 4 5 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा, ये 28 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 28 आएगा। बस अब क्योंकि ये माइनस का वैल्यू आ रही है तो फिर 200 में से 28 को माइनस कर दो। 200 में से 28 को माइनस करोगे तो भी 172 ही आएगा। बोलो क्या इसमें दिक्कत है? बस यहां पर आपने ध्यान रखना है कि जो यहां पर नीचे कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल आ रहा है वो प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। ठीक है, बस उस बात का ध्यान रखना है कि वो जो टोटल आ रहा है वो प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। अगर प्लस का आ रहा है तो कैलकुलेट करके बेस में प्लस कर देना है, और अगर माइनस का आ रहा है तो भाग करके माइनस कर देना। क्लियर है जी? 200 भी तो लेंगे छेड़। अरे 200 क्यों लेंगे यार, समझ। अब 200 एक बेस वैल्यू है, अब इसमें थोड़ी ऐड हो जाएगा, 6वां नंबर थोड़ी बन जाएगा वो। अब कहां की बातें कहां ले जाते हो यार, मतलब आप बेसिक मैथ भी नहीं समझ पा रहे हो। जब नंबर ही 5 है तो 200 को तो हमने अज्यूम किया है, वो तो बीच का कोई नंबर ले लेते। अब फिर 200 से तो एवरेज ही चेंज हो जाएगी। क्लियर है जी? एक्चुअली दिक्कत सबसे बड़ी आपकी यही है कि आप कमेंट सेक्शन में ज्यादा बिजी रहते हो और समझने में थोड़ा फोकस कम करते हो। इस वजह से आपको क्लासेस भी बार बार देखनी पड़ती हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा कि क्लास में जो मैं पढ़ा रहा होता हूं, जो मैं समझा रहा होता हूं, उस पर ज्यादा फोकस किया करो, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। गुस्से से पढ़ाता हूं, गुस्से से इसमें मैंने बताओ क्या गुस्सा कर दिया मैंने आपको? कब गुस्सा किया तो मुझे बताओ। आपको समझ नहीं आया फिर भी मैंने आपको 3 बार 4 बार 5 बार 6 सवाल करवा दिए। अब 6 के बाद भी आप समझ नहीं पा रहे हो तो बेटा इसका मतलब तो आपको मैंने देखो, अब ये ऑफलाइन क्लास तो है नहीं। अब फर्क पता क्या होता है, टीचर बोलते हैं कि चाहे आप मुझसे 100 बार पूछो हम बता देंगे, लेकिन फिर उसमें दिक्कत पता क्या आएगी, उसमें फिर आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन क्लास में ये चल जाता है, 4 बार पूछो 5 बार पूछो, क्लास बड़ी भी हो सकती है, लेकिन यहां पर हमारे पास लिमिटेड टाइम है और आपको सबसे बड़ा रिकॉर्डिंग्स मिलती है ताकि आप बाद में जाके उससे अपने डाउट को क्लियर कर लें। ठीक है, तो ये आपका पहला मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं बेस मेथड। इसके आपने 35 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों का होमवर्क है। और अगर आप देखो, मैंने आपको पहले बोला था मैं आपको होमवर्क दूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा नहीं कि तुमने किया या नहीं किया, क्योंकि अगर तुम झूठ भी बोल दोगे तो मैं क्या ही कर लूंगा तुम लोगों का, है ना। इस वजह से आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम पास होंगे फेल होंगे उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम पास हो जाओगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम फेल हो जाओगे तो नुकसान भी तुम्हारा है। इस बात को मैंने पहले दिन बताया था आपको। तुम जो पढ़ रहे हो, जो तुम सीख रहे हो, जो तुम अप्लाई कर रहे हो, उससे फायदा भी तुम्हारा है और तुम्हारा ही नुकसान है। अगर पढ़ोगे तो फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो नुकसान। अब इसमें ना एक एवरेज की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को समझेंगे। बहुत सारे सवालों में वो आपका टाइम खराब करने के लिए ये सवाल आपसे पूछता है कि सम ऑफ एवरेज इक्वल टू
एवरेज ऑफ सम। पहले इसको लिखो, फिर आपको समझाता हूं कि ये मैंने क्या लिखा है। सम ऑफ एवरेज इक्वल टू एवरेज ऑफ सम, सॉरी सम नहीं है, गलत लिख दिया, रुको रुको। डिफरेंस ऑफ एवरेज, डिफरेंस ऑफ एवरेज इक्वल टू एवरेज ऑफ डिफरेंस। ये लिखो, वो गलत था, इसको लिखो। डिफरेंस ऑफ एवरेज इक्वल टू एवरेज ऑफ डिफरेंस। सॉरी, वो थोड़ा सा सम लिखा गया था, वो सम नहीं है, डिफरेंस है। पहले इसको लिखो और फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्या बोल रहा है आपको। ठीक है, अब देखो कल की क्लास, अब मैं ना आपको पहले दिन क्या बोला था कि तुम लोग ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। अब ना तो तुम टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, ना तुम उसे खोल के देखते हो, क्योंकि क्लास की नोटिफिकेशन तो टेलीग्राम पे ही जाती है, अगर नहीं होगी, मैंने आपको बोला था। तो मैंने कल, मेरे दोस्त की मदर एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे वहाँ पे इमरजेंसी में जाना पड़ा और मैं टेलीग्राम पे मैसेज डाल दिया था। अब उसके बाद भी बच्चे बार बार मैसेज किए जा रहे हैं, सर क्लास होगी, मतलब अब ये देखो ना, ये कॉमन सेंस की बात है। अब एक एक बच्चे को थोड़ी ना मैं मैसेज करके बताऊंगा कि बेटा क्लास नहीं हो रही। जब टेलीग्राम पे मैसेज चला गया है तो इसका मतलब है क्लास नहीं होगी, और उसके बाद भी बच्चे बार बार मैसेज किए जा रहे हैं। ये मतलब अब ये तो छोटे दूसरी क्लास के बच्चों वाली हरकतें हैं। जब आपको एक बार मैसेज पहुंच गया है, अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो तुम्हारी गलती है ना, तुम्हारी मिस्टेक है, उसमें मैं क्या करूं बताइए। अब कुछ बच्चे बोले सर हम तो टेलीग्राम पे है ही नहीं, तो क्यों नहीं हो भाई, नहीं हो, क्यों नहीं हो, मैं क्या करूं उसमें। डिफरेंस ऑफ एवरेज इक्वल टू एवरेज ऑफ डिफरेंस। अब सुनो, ये ए सीरीज है और एक ये बी सीरीज है। ये 10, 20, 30, 40 और 50 है, और ये है 20, 30, 40, 50 और 60। एवरेज में डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको इस तरीके से सवाल आते हैं, है ना। तो आपको सपोज करो दो लोगों का डेटा दिया हुआ है, ए का और बी का, ए का और बी का। ये ए का डेटा है और ये बी का डेटा है ना। अब सवाल है वो आपको क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा कि आप इन दोनों का टोटल लगाओ, फिर उस टोटल का डिफरेंस लो और फिर उस डिफरेंस की एवरेज निकालो, है ना। समझ पा रहे हो। वो आपसे क्या करवाना चाहता है, वो चाहता है कि इन दोनों सीरीज का जो डिफरेंस है उसकी एवरेज बताओ। एक सिंपल तरीका तो क्या होता है कि आप यहां पर दोनों का टोटल लगाओ और उसके बाद उसको माइनस कर दो और उसको 2 से भाग कर दो। एक तरीका तो ये होता है। लेकिन दूसरा तरीका है कि आप एवरेज का डिफरेंस लेने की बजाय, आप एवरेज का डिफरेंस लेने की बजाय डिफरेंस की एवरेज ले लो। पहले ऐसे करो, पहले आप इनके डिफरेंस निकालो, इनकी एवरेज का। चलो पहले ये बताओ, पहले आप खुद से सॉल्व करो। इसका टोटल लगाओ, फिर इसका टोटल लगाओ, फिर उसका डिफरेंस लो और फिर उसकी एवरेज निकालो। चलो पहले आप खुद से सॉल्व करो, कुछ नहीं करना। इसका टोटल लगाओ यहां पे, फिर इसका टोटल लगाओ, फिर दोनों का डिफरेंस लो और फिर उसको 5 से भाग कर दो। बताओ कितना आ रहा है। मैंने क्या बोला, दोनों का टोटल लगाओ, फिर दोनों के टोटल को माइनस करो और फिर उसकी एवरेज निकालो। कितना आया, कितना आया, बोल रहे सर 10। किसी का 30 आया, किसी का 25 आया, किसी का 10 आया।
अब मुझे नहीं पता कि तुम ऐसे किस तरीके से आंसर निकाल रहे हो, लेकिन सुनो, टोटल देखो, पहले सिंपल तरीके से समझाता हूं और उसके बाद समझाता हूं कि आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अरे क्या हुआ, हैंग ही हो गया ये तो, रुको। इसका टोटल कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है, 10, 20, 30, 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14 और 15, 150 आ गया इसका टोटल। और इसका टोटल कितना आ रहा है, 6, 5, 11, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 200 आ रहा है। और फिर दोनों का गैप कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। और उसकी एवरेज 1, 2, 3, 4, 5, 5। तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? सिंपल, जो उसने पूछा था वो हमने सॉल्व कर दिया, उसने जो पूछा था वो हमने आंसर निकाल के रख दिया। मतलब वो आपसे इस तरीके से सवाल निकलवाना चाहता है, पहले वो चाहेगा कि आप दोनों का टोटल लगाओ, फिर दोनों का डिफरेंस लो और उसके बाद एवरेज। मतलब वो आपसे 3 स्टेप्स करवाना चाहता है। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट डिफरेंस ले लेंगे। मैं ना दूसरे पेज पे देखता हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50 था। और ये कितना था, 20, 30, 40, 50, 60, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, तो ये था। अब आपने एक ट्रेडिशनल तरीके से सवाल को बना लिया। आपने ट्रेडिशनल तरीके से बना लिया कि भैया हमने दोनों का टोटल लगाया, इसका टोटल आया था 150, इसका 200, इसका 150 आया था। इसका 150 आया, इसका 200 आया। फिर हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया, 50 और 5 से भाग कर दिया, 10 आ गया। लेकिन ये बड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें इनका डिफरेंस ले लेना है। देखो, जब भी आप डिफरेंस लेते हो तो हमेशा याद रखिए, डिफरेंस, इसको लिख लो अपनी कॉपी पे, डिफरेंस हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है। पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये डिफरेंस है, मतलब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे सर डिफरेंस हर किसी में 10-10 का आ रहा है, इस बात को तो समझ लिया। यहां भी 10 का गैप है, यहां भी 10 का गैप है, यहां भी 10 का गैप है, यहां भी 10 का गैप है और यहां भी 10 का गैप है। सब में 10-10 का है, सब में 10-10 का डिफरेंस है। लेकिन अब ये जो 10 है ये प्लस का है या माइनस का है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, जब भी आप डिफरेंस लेते हो, मुझे एक बात बताइए, जब भी डिफरेंस लेते हो हमेशा याद रखिए, चाहे मैं 100 माइनस 200 करूं, चाहे मैं 200 माइनस 100 करूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ये तो सिंपल प्रॉपर्टी है, तो आपको मालूम है। चाहे मैं 100 में से 200 माइनस करूं, प्लस माइनस को छोड़ दो, चाहे मैं 200 में से 100 माइनस करूं, तो जो डिफरेंस रहेगा, जो डिफरेंस रहेगा वो तो जीरो, सॉरी क्या आएगा, बराबर ही आएगा। दोनों केसेस में 100 आएगा। तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफरेंस की वैल्यूज को लिखना होता है। मैं नॉर्मली क्या करता हूं, अगर जिस साइड पे, देखो मैं क्या करता हूं, राइट साइड पे प्लस लिखता हूं और लेफ्ट साइड पे माइनस लिखता हूं। अब इसका मतलब क्या है कि अगर राइट साइड पे बढ़ रहा है तो मैं इस साइड पे प्लस का साइन लगा के नंबर लिख दूंगा, और अगर लेफ्ट साइड पे बढ़ रहा है तो इस साइड पे माइनस लगा के लिख दूंगा। समझ आया? तो अब इसमें, क्योंकि मैं इसके बाद एक और एग्जांपल लूंगा, उसमें अलग अलग नंबर लेंगे। अब इसमें 10 आया, मैंने राइट साइड पे, समझ रहे हो ना, ये राइट साइड वाला नंबर बड़ा है। मैंने क्या माना कि राइट साइड वाला जब नंबर बड़ा है तो मैं प्लस लगा दूंगा राइट के साथ। इस यहां भी 10 आ जाएगा, यहां भी 10 आ जाएगा, यहां भी 10 आ जाएगा और यहां भी 10 आ जाएगा। इतनी बात सभी को समझ आ गई? बोलो, ये बात सभी को समझ आ गई? मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका, देखो वैसे आप लेफ्ट में भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें साइन को नहीं देखना होता अल्टीमेटली, क्योंकि प्लस माइनस को क्रॉस करके उसके बाद साइन वैल्यू चाहे प्लस में आए माइनस में आए, हमें सिर्फ डिफरेंस लेना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नंबर्स को लिख देना है
और फिर उन नंबर की बस एवरेज ले लेनी है। ये 10 10 20 30 तक, ये 50, और इसकी जो एवरेज आ रही है वो भी कितनी होगी, वो भी सेम आ रही है जो इसकी एवरेज थी। बोलो समझ आया, मजा आया, दिमाग में बैठी ये बात? बोलो। अभी ये तो एक सिंगल डायरेक्शन वाला आ गया था, अब दोनों डायरेक्शन वाला भी समझाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, मैं ही समझाऊंगा आपको खुद से करने को नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहां पर एक ही साइड पे डिफरेंस था तो हमने तो आसान था थोड़ा सा, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसको डिफिकल्ट करते हैं। जैसे सपोज करो 10 है, 20 है, 30 है, फिर से 10 है, फिर 50 है और फिर 70 है। ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने, एक साइड पे ये नंबर ले लिया। इसमें सपोज करो ये 30 है, ये 50 है, ये 10 है, ये 70 है, ये 40 है और ये सपोज करो 20 है। अब इसको पहले आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। सर डिफरेंस इतना इजी नहीं होगा ना? अरे भाई पहले ही डिफिकल्ट पे थोड़ी समझाऊंगा, पहले चीजें आसानी से ही सीखी जाती हैं। तो डिफरेंस लेने में, दो नंबर का डिफरेंस लेने में क्या ही फर्क, मुझे बताओ कितना ही टाइम लगता है? अब अगर आप दो, मैं बोल दूं कि इसमें से इसको माइनस करो तो कितना टाइम लगेगा? 2 सेकंड मैक्सिमम, बस। तो फिर कुछ भी आ जाए, हमें प्रोसेस को समझना है। आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें तरीके पे फोकस करना है। कैलकुलेशन तो वो एग्जाम में जो आएगा वैसा देख लेंगे, अब वो तो आपको भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता। अगर प्रोसेस पता है तो फिर क्वेश्चन की कैलकुलेशन चाहे आसान हो चाहे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो, आप बड़े आराम से बड़े इजीली बना सकते हो। पांच, ये सब चीजें जब हम सवाल करेंगे वहां पर अप्लाई होंगी। एग्जाम में जो PYQs आए हुए हैं उस पे अप्लाई करके समझाऊंगा। अब बोला सर एवरेज 5 आ रही है, ठीक है, अब इसका टोटल लगा लेना, मैं टोटल से नहीं निकालूंगा, मैं अब आपको एवरेज निकाल के दिखाऊंगा। मैंने आपको क्या बोला कि मैं नॉर्मली क्या करूंगा, राइट साइड पे अगर ज्यादा है तो यहां पर प्लस लिख दूंगा, अगर लेफ्ट साइड पे ज्यादा है तो माइनस लिख दूंगा। अब ये राइट साइड पे ज्यादा है तो मैंने यहां पे +20 लिख दिया, ये भी ज्यादा है तो मैंने +30 लिख दिया। अब ये क्योंकि माइनस इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है, तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, -20 लिख दूंगा, फिर यहां पर +60 लिख दूंगा, फिर यहां पर -10 लिख दूंगा, और फिर यहां पर क्या कर दूंगा, -50 लिख दूंगा। बात समझ में आई? बोलो। ये मैंने वैल्यूज कैसे लिखी हैं, ये बात आपको समझ आ गई। हमने क्या करना है, हम राइट साइड पे अगर बढ़ रहा है, मतलब राइट साइड पे बढ़ रहा है तो कितने से बढ़ रहा है उसको प्लस लगा के लिख देंगे, और लेफ्ट साइड से जितना बढ़ रहा है उसको लेफ्ट साइड पे माइनस लगा के लिख देंगे। सिंपल। तो जो जो वैल्यू यहां पे इस साइड की बड़ी थी वो प्लस के साथ यहां पे लिख दी, और जो वैल्यू इस साइड पे बड़ी थी वो माइनस की इस साइड पे लिख दी, क्योंकि डिफरेंस है, ए लेफ्ट साइड पे हो सकता है, या मैंने क्या बोला, डिफरेंस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लेना है। राइट साइड पे है तो राइट पे लिख देंगे, अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट पे लिख देंगे। अब इसके बाद देखो ये कितना आ रहा है, 50 60 70 80, 80 ये आ रहा है, तो ये देखो 60 और 20, 80 ये है और 80 ये है, मतलब प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा अगर आप टोटल लगा के भी सॉल्व करोगे। एंड में आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास 30 बच जाएगा। अब यहां पर प्लस माइनस इतना मैटर नहीं करता है कैलकुलेशन में, तो इस 30 को क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 से भाग कर दो, कितना आ गया, 5 आ गया, बस खत्म। देखो कहां पर आपको इसका टोटल लगाना है, फिर इसका टोटल लगाना है, फिर उनको माइनस करना है, फिर उनकी एवरेज निकालनी है। कहां पर आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, डिफरेंस ले रहे हो और उससे आप आंसर निकाल रहे हो। समझ पा रहे हो इस बात को बेटा? ये बात अब आपके दिमाग में बैठ रही है, मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में यहां पर आपको करना क्या है, आपको डिफरेंस लेना है, और वो डिफरेंस भी
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेना है, इस साइड बढ़ रहा है तो राइट पे लिख दो, साथ में प्लस का साइन लगा दो, इस साइड पे बढ़ रहा है तो माइनस में लिख दो, माइनस का साइन लगा दो। उसके बाद प्लस माइनस को कैलकुलेट करके देखो, जो भी वैल्यू बचेगी उसको बाकी वैल्यूज के साथ क्या कर दो, भाग कर दो, और वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप ये बात आपको अच्छे तरीके से अब समझ में आ गई होगी कि एवरेज में आपको दो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए कि किस तरीके से आप सिंपल कैलकुलेशन, मतलब कोई ज्यादा लोड लिए बगैर भी आराम से सवालों को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बाकी जब जब सवाल करेंगे, देखो अब ऐसा नहीं है कि ये यहां पे खत्म हो गया, जैसे जैसे आप सवाल करते जाओगे वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो और होती जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि 75% सवालों में यूज होता है, दैट इज परसेंटेज। अगर 5 सवाल है ना तो उसमें से 3 सवाल आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें आपको एवरेज निकालना पड़ता है, जिसमें आपको एवरेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अभी हम थोड़ा सा एवरेज के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे कि असल में एवरेज है वो कैसे होता है। देखो अगर बेटा समझ नहीं आया तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि 3 सवाल करवा दिए हैं। आप दोबारा एक बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, ध्यान से समझ आ जाएगा। अब आता है परसेंटेज। परसेंटेज होता क्या है? परसेंट है ना, पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। जब हम किसी चीज को आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम परसेंटेज बोल देते हैं। हाँ, एंड में देखो अब आप समझने की कोशिश करो, यहां पर चाहे देखो जो कैलकुलेशन है वो तो प्लस माइनस उस हिसाब से ही करनी है, लेकिन जो एंड में वैल्यू आएगी वो चाहे प्लस की आ जाए या माइनस की आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर सेम रहेगा। ठीक है जी, ठीक। परसेंट का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी चीज को आउट ऑफ 100 बताते हैं, आउट ऑफ 100 दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको हम बोल देते हैं परसेंट। जैसे अगर मैं बोलूं कि 50%, तो इसका मतलब 50 आउट ऑफ 100, 100 में से 50वां हिस्सा 50% है। अगर मैं बोल दूं 20%, तो 20% का मतलब 100 में से 20वां हिस्सा 20% होगा। राइट? ये स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जब हम किसी चीज को आउट ऑफ 100 बताते हैं, जब हम किसी चीज को आउट ऑफ 100 बताते हैं तो उसको हम परसेंटेज का नाम दे देते हैं। जैसे स्कूल में, अब ये परसेंटेज क्योंकि हमारी रियल लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, हम इसको रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए इन चीजों को समझना थोड़ा और भी आसान हो जाता है परसेंटेज को। अब परसेंटेज में एक, अच्छा मैं आपको बोलूं, एक होता है परसेंटेज और परसेंटेज का जुड़वा भाई होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ये है परसेंटेज, और परसेंटेज का एक जुड़वा भाई होता है जिसका नाम होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल बात याद रखिएगा, जब हम बात करेंगे परसेंटेज की तो परसेंटेज का मतलब जो बेस होता है वो 100 होता है और फ्रैक्शन का बेस 1 होता है। बस पहले इतना समझ लीजिए। फ्रैक्शन समझते हो ना, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये फ्रैक्शन होती हैं, ये फ्रैक्शन होती हैं। तो परसेंटेज का जो बेस होता है वो 100 होता है और फ्रैक्शन का बेस होता है वो 1 होता है, 1 होता है। आज मैं अभी आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपको कभी किसी टीचर ने नहीं बताई होगी। कैसे? अब समझना। अभी हम समझेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है, इसका क्या यूज होता है। राइट? ध्यान से समझिए। जैसे ये एक, अरे यार, ये सपोज करो एक परसेंटेज की लाइन है।
ये परसेंटेज है। तो अगर ये परसेंटेज है तो ये पूरा नंबर कितना है? 100%। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, हमेशा याद रखिए, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, राइट? कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। इस बात को मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है? कोई भी नंबर है, किसी भी नंबर की अपनी एग्जिस्टेंस खुद का अपने आप में वो 100% होता है। कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है बेटा? 100% होता है। तो मैंने मान लिया कि ये 100% है। ओके जी। उसके बाद एक और लाइन मैंने इसके पैरेलल खींच दी। ये लाइन हो गई हमारी फ्रैक्शन की। ये हमारी लाइन होगी फ्रैक्शन की। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि 1 का मतलब 100 है तो 1/2 का मतलब 50 है, मतलब 50%। आपने पढ़ा होगा कि 1/2 इक्वल टू 50%। पढ़ा है? अरे बोलो, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? कि जो 1/2 है, 1/2 है वो किसके बराबर है? वो 50% के बराबर है। 1/2 है वो 50% के बराबर है। पढ़ा है सबने? यस सर, पढ़ा होगा। लेकिन ये 1/2 ही 50% के बराबर क्यों है? 1/4 क्यों नहीं है? 1/5 क्यों नहीं है? इसके लॉजिक को अब मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद तो फ्रैक्शन और परसेंटेज आपके लिए ऐसे चुटकियों का खेल बन जाएगा। असल में जो वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है, याद रखिए, जो वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है वही वैल्यू फ्रैक्शन में 1 होती है। क्योंकि फ्रैक्शन ही परसेंटेज है और परसेंटेज ही फ्रैक्शन है। आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। 1/2 नहीं यूज करना तो 50% यूज कर सकते हो, 50% यूज नहीं करना तो 1/2 यूज कर सकते हो। तो आप परसेंटेज और फ्रैक्शन को इंटरचेंजेबली बड़े आराम से यूज कर सकते हो। यू कैन यूज देम इंटरचेंजेबली। जहां पर परसेंटेज का इस्तेमाल है वहां पर आप परसेंटेज को इस्तेमाल कर सकते हो, यहां पर फ्रैक्शन का इस्तेमाल है वहां पर फ्रैक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। और इवन के अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये फ्रैक्शन डिफिकल्ट लग रही है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज डिफिकल्ट लग रही है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। तो ये याद रखिए कि जो परसेंटेज में 100 है वही फ्रैक्शन में 1 है। यह शक्तिमानी गंगाधर है। तो अगर ये 100% है तो फ्रैक्शन क्या होगा? सर फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। यस बोलो, यही हुआ ना? ये 100% है वो 1 के बराबर हो गया। बोले यस सर बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी? क्लियर है? तो अब अगर मैं इस परसेंटेज को 2 हिस्सों में बांट दूं, ये 50% का हिस्सा बन गया और ये भी 50% का हिस्सा बन गया। यस, अगर मैं परसेंटेज को 100% को 2 हिस्सों में बांट दूं, एक हिस्सा 50% बना दिया, दूसरा हिस्सा फिर से 50% बना दिया, तो भाई ऑब्वियसली बात है ये नीचे वाला भी तो बंट जाएगा। 1 का आधा क्या होता है? 1/2। 1 का आधा क्या होता है? 1/2। इसलिए 50% 1/2 के बराबर है। 50% 1/2 के बराबर है। बोलो, समझ आया? लॉजिक समझ में आया? जो शायद आज तक आपको नहीं पता होगा, पहली बार आप लोगों को यह लॉजिक पता चल रहा होगा कि 50% को 1/2 क्यों बोला जाता है या 1/2 को 50% क्यों बोला जाता है। अब अगर एक और टुकड़ा बना दें, अगर 4 हिस्से बना लें, अगर 4 हिस्से बना दें, अगर 4 हिस्से बना दें तो क्या हो जाएगा? हर एक हिस्सा कितने परसेंट का हो जाएगा? 25%, 25%, 25% का। तो हर हिस्सा कितने का हो जाएगा? 25%। तो ये 1/2 भी अपने आप का क्या हो जाएगा? आधा। तो 1/4 किसके बराबर हो जाएगा? 25% के बराबर हो जाएगा। बोलो, होगा या नहीं? मतलब 1/2 को और आधा कर दो, 1/4, उसको भी आधा कर दोगे 1/8, उसको भी आधा कर दोगे 1/16। क्लियर है? बात समझ आई?
लॉजिक समझ में आया कि फ्रैक्शन लिखो चाहे परसेंटेज लिख दो, दोनों का सेम ही मतलब है। आप परसेंटेज को आराम से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो और फ्रैक्शन को आराम से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरीके की कोई चिंता की जरूरत आपको नहीं। ठीक है जी, ओके। अब ये समझ लें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ता है। मैं एक साइड पे लिख रहा हूं परसेंटेज और एक साइड पे लिख रहा हूं फ्रैक्शन। ठीक है, एक चीज है, परसेंटेज का बेस 100 है और फ्रैक्शन का बेस 1 है। ठीक है, परसेंटेज का बेस 100 होता है और फ्रैक्शन का बेस 1 होता है, मतलब परसेंटेज का बेस बड़ा होता है। क्लास तक नहीं हो रही है, आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए, हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज 100 है और फ्रैक्शन 1 है, तो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि परसेंटेज बड़ा है और फ्रैक्शन छोटा है, बेस के हिसाब से, है ना। परसेंटेज बड़ा है, 100 बड़ा है और 1 छोटा है। तो आप अपने दिमाग में इस चीज को लेके आओ, अगर 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 मैं बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ। अगर मुझे किसी बड़े नंबर को छोटा नंबर बनाना हो, बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जब भी मुझे किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो बड़े को छोटा बनाने के लिए भाग करना पड़ेगा, बड़े को छोटा बनाने के लिए भाग करना पड़ेगा, छोटे को बड़ा बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। अरे भाई, अगर मैं एक ऑलरेडी मेरे पास बड़ा नंबर है, मुझे उसको छोटा करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको भाग करूंगा किसी के साथ। और अगर मेरे पास एक छोटा नंबर है, मुझे उसको बड़ा करना है, मुझे उसको बड़ा बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको गुणा करूंगा। यस, सिंपल बोल रहा हूं ना। तो सेम यही लॉजिक आपका परसेंटेज में इस्तेमाल होता है। कैसे, जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा है, छोटे की तरफ जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, राइट। छोटा करना है तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेके जाना है, क्योंकि वो 1 से 100 बनाना है, तो क्या करेंगे, गुणा 100 करेंगे। ये स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस बात में यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी को कुछ बात समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इज इट क्लियर? इतनी बात सभी को समझ आ गई? ये आसान है। याद क्या रखना है कि बड़े को छोटा बनाना है तो भाग करना पड़ेगा, और छोटे को बड़ा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। सिंपल, राइट। तो अब हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कुछ, ठीक है, सवालों को बना के, ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आए। इसको पहले अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसको प्लीज अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स वगैरह बना लीजिए, ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो, बाद में कोई परेशानी ना हो। क्लियर? चलो देखो, मेरे पास एक वैल्यू है 20%। मैं आपको बोलता हूं कि इस 20% को, ये परसेंटेज है, इसको कन्वर्ट करो किसमें, फ्रैक्शन। तो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, कैसे किया जाएगा बताओ।
वीडियो नहीं चल रहा तो उसका एक बार वीडियो रिकॉर्ड करके ना मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं टीम से चेक करवा दूंगा। वैसे रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो हम चेक करवा देंगे। कितना आएगा? 1/5। कैसे निकला? आ गया 1/5। तो कैसे करना था? मैंने आपको क्या बताया था? परसेंटेज बड़ा है, बड़े को छोटा बनाने के लिए भाग करना पड़ेगा। तो मतलब 20, वैसे भी परसेंटेज लिखा हुआ है तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 1/5 आ जाएगा। बोलो, समझ आया? बात समझ में आई? अब प्रैक्टिकली हमने किया। हमने क्या करना था? हमने कुछ नहीं करना था। 20% लिखा था तो 20 डिवाइडेड बाय 100, उस 20 को 100 से भाग कर दिया तो 1/5 है वो आपके पास निकल के आ जाएगा। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब अगर सेम इसी 1/5 को, अगर इसी 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा? बताओ। बोलो, क्या करेंगे? अब फ्रैक्शन छोटा नंबर है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में मतलब छोटे से बड़े की तरफ लेके जाना है, तो क्या करेंगे? 1/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये 20% आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई कि अगर सवाल में परसेंटेज हो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़े तो कर सकते हैं, फ्रैक्शन हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो कर सकते हैं। किसी तरीके की कोई दिक्कत, किसी तरीके की कोई परेशानी, किसी तरीके का कोई इशू उसमें नहीं होगा, है ना? अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज इस पे लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये समझ नहीं आया ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी। अगर ये समझ आ गया तो बहुत आराम से, बहुत आसानी से सारे सवाल बन जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? एक सिंपल सवाल लेता हूं, मैं बोलता हूं 20%। प्लीज इस पर फोकस कीजिएगा, कमेंट बंद करिएगा भी, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। इस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा क्योंकि पूरी परसेंटेज का बेस है ये। इसके बेसिस पे बहुत सारे परसेंटेज में जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत जगह पर यही कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। ठीक है, इसको समझो। मैंने आपको एक बात समझाई थी, ये एक न्यूमरेटर होता है, अंश, है ना? ये आप बोलते हो अंश, और डिवाइडेड क्या हो जाता है? हर। यही होता था, अंश और हर। मतलब अंश को हिंदी में, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोल देते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोल देते हैं। यस, इतना तो सबको पता होगा कि अंश को न्यूमरेटर बोल दिया जाता है, इसको डिनोमिनेटर बोल दिया जाता है, कि ये n डिवाइडेड बाई डी है, कि n डिवाइडेड बाई डी है। ये नॉर्मल इस तरीके से वैल्यूज को एक्सप्रेस किया जाता है जब हम a/b की फॉर्म में वैल्यूज को दिखाते हैं, राइट? तो एक बात आप हमेशा याद रखिए, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में होती है, अरे बेटा चल रही है क्लास, आप रीज्वाइन कर लीजिए, आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है इस टाइम पे, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है।
जो भी डिनोमिनेटर होता है इसकी वैल्यू हमेशा 100% होती है। बस इसको पहले अपनी कॉपी पे लिखो। जब भी हम किसी भी नंबर को अंश हर की फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पर आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, वहां पर आपको एक बात है वो क्लियर होनी चाहिए, क्या कि जो डिनोमिनेटर होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। ये बात समझ आई? डिनोमिनेटर है वो अपने आप में 100% होता है, मतलब वो 100 को डिनोट करता है, वो टोटल को डिनोट करता है। राइट? अब आते हैं 20% पे। देखो 20% का मतलब क्या है? 20% का मतलब 20/100 हो गया, 20/100 हो गया, या मैं आपको बोल सकता हूं कि 20% का मतलब क्या हुआ? 1/5। अब फोकस कीजिएगा, अब मेन बात यहां पे शुरू होगी। 20% का मतलब 1/5 है। ये कैसे आया था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि 20% को 1/5 क्यों बोलते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 100 और उसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई? नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। मैंने क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होता है? अपने आप का 100% होता है। डिनोमिनेटर इज द टोटल वैल्यू। बहुत इजी पढ़ा रहे हो, वी ऑल नो दिस। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में पढ़ लेना, या पूरा कोर्स दिया हुआ है आप वहां से पढ़ लीजिए अगर आपको आता है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको नहीं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे पास 5000 बच्चा पढ़ रहा है। तो अगर आपको आता है कोई बात नहीं, स्किप कीजिए, जिनको नहीं आता उनको सीखने दीजिए। ठीक है? 20% का मतलब 1/5 है, और ये जो 5 है वो अपने आप का 100% है। अब इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है? इस तरीके से लिखने का मतलब ये है कि ये जो 1 है वो इस 5 का 20% है। समझ पा रहे हो इस बात को? इसको समझ लो, ये बहुत काम आने वाली चीज है। ट्वेंटी परसेंट को 1/5 बोला है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इसकी इंटरप्रिटेशन यह है कि अगर मैं 5 को 100 मानता हूं, अगर मैं 5 को 100 मानता हूं तो 1 है वो 5 का कौन सा हिस्सा है? वो इसका 20% हिस्सा है। समझ पा रहे हो इस बात को? चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। मैं बोल रहा हूं 20%। 20% हमने 20% को क्या लिखा? 20% को हमने लिख दिया 1/4। तो 1/4 का असल में मतलब क्या है? मतलब यह है कि ये 4 है वो 100% है, और ये जो 1 है वो इस 4 का 25% है। समझ पा रहे हो इस बात को? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि असल में इस 1/5 को 20% इस वजह से बोला जा रहा है कि ये जो 1 है ये 5 का बीमा हिस्सा है। या इसको आप ऐसे समझ लीजिए, देखो ये 100 है, ये 100 है, तो 5 को 100 के बराबर कर लिया तो हमने 5 टुकड़े कर लिए, 1 2 3 4 और 5। तो अब 1 1 1 1 1, और हर एक किसके बराबर है? 20 के बराबर है। 20 100 हो गया और 1 1 मिलके 5 हो गया। दैट मींस कि ये जो 1 की वैल्यू है वो 20 है, और अगर इसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो वो 100% बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? वो 100% बन जाएगा। यही लॉजिक है, वो पूरे परसेंटेज में काम करता है
कि हम नीचे वाले नंबर को हमेशा 100% अज्यूम करते हैं और उसके ऊपर जो वैल्यू होती है वो असल में उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। समझ आया? वो उसकी परसेंटेज वैल्यू होती है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मतलब अगर टोटल 5 रुपए तुम्हारे पास हैं तो उसमें से जो 1 रुपए है वो 5 का कितना परसेंट है? वो उसका 20वां हिस्सा है। वो उसका 20वां हिस्सा है। इस बात को माइंड में बिठा लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि वो उसका 20वां हिस्सा है। चलो एक और एग्जांपल पे समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 2/5 है। अब 2/5 किसके बराबर होता है? 40 के बराबर होता है। अब ये कैसे आएगा वो मैं बाद में समझाऊंगा, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। 2/5 का मतलब क्या हुआ? देखो यहां पर मैंने अभी आपको क्या बोला, 1/5 किसके बराबर है? सर 1/5 20 के बराबर है। अरे तो बेटा जब 5 100 के बराबर है, 1 20 के बराबर है, तो 1 और 1 मिलके 2 बन गए, तो 20 और 20 मिलके भी तो 40 बनेंगे। कितने आराम से आप चीजों को लिंक कर पाओगे, कितने आराम से आप चीजों को रिलेट कर पाओगे जब आपको फाउंडेशन पता होगी, जब आपको बेस पता होगा। मैंने आपको क्या बताया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चों को बेसिक्स पे फोकस ही नहीं किया जाता। बहुत कम टीचर हैं जो आपको बेसिक से पढ़ाते हैं। जब चीजों के बेस नहीं पता क्या होता है, इवन के आप यूजीसी में भी जाओगे ना तो टीचर्स आपको ट्रिक सिखा रहे होते हैं, ये बड़ा हुआ तो इसको छोटा ले लो, ये छोटा हुआ तो इसको नहीं। मैथ्स में ट्रिक नहीं होता, मैथ्स में लॉजिक है, उसकी फाउंडेशन है। और मैथ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको उसका लॉजिक पता चल गया तो फिर ट्रिक अपने आप बन जाता है। सिर्फ ट्रिक को रट्टा मारोगे तो बात नहीं बनेगी, लेकिन वो ट्रिक बना कैसे है, उस ट्रिक का लॉजिक क्या है, अगर आपको वो पता चल जाए तो जैसा मर्जी सवाल आए आप उसको बना सकते हो। समझ आया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने 5 को 100 माना है तो ये जो 2 है वो इसका कितने परसेंट हिस्सा होगा? वो इसका 40% हिस्सा होगा, 40% हिस्सा होगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इस बात को सेट कर लीजिए। ठीक है जी, समझ आया? बोलो क्लियर है? समझ आ गया तो एक बार थम्स अप देके बताइए। राइट? एक कंसेप्ट और करेंगे बस 10 मिनट का, उसके बाद फिर आपको छुट्टी करूंगा। एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखा देता हूं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, अब ये क्या है पहले इसको समझो। अगर आप रेशो में थोड़ा सा वापस जाओ तो रेशो में मैंने आपको बेटा एक बात समझाई कि रेशो के रिलेशन को चेंज किए बगैर आप नंबर्स को चेंज कर सकते हो। याद है 1:2 था, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 100 और 200 भी लिख सकते हो। मतलब हमने रेशो में हम रिलेशन नहीं चेंज करता, रिलेशन चेंज नहीं कर सकते। रिलेशन को सेम रख के आप जैसे चाहो वैल्यूज को लिख सकते हो, जितना बढ़ाना चाहो जितना घटाना चाहो यू कैन राइट। सेम उसी तरीके से परसेंटेज में एक कॉन्सेप्ट होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का सिंपल मतलब आप ना अपने दिमाग में टोटल लिख लो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब टेक्निकली टोटल नहीं होता, लेकिन आप इसको अपने दिमाग में रखिए तो आपको समझ आ जाएगा। यहां 3/5 60 हो जाएगा, वो भी कल पढ़ेंगे फ्रैक्शन टेबल, पूरा फ्रैक्शन टेबल पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मैं आराम से पढ़ा रहा हूं एक एक चीज, क्योंकि मैथ में थोड़ा टाइम लगता है चीजों को समझने में। ऐसे तो एक ही दिन में सब पढ़ा दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर आपको समझ ही नहीं आया। ठीक है, आप तो मेरे पास समझने के लिए आए हो ना, पढ़ने के लिए आए हो, तो अगर आपको समझ ही नहीं आया तो फिर मतलब नहीं है कुछ पढ़ाने का। मेरे सिंपल से सवाल का जवाब दो, A% ऑफ B और B% ऑफ A। अगर मैं बोलूं कि दो नंबर हैं, एक A है और एक B है, मैंने A% ऑफ B निकाला और मैंने B% ऑफ A निकाला, तो अब ये इससे बड़ा होगा, ये इससे छोटा होगा, या ये इसके बराबर होगा? बताइए बताइए।
ए परसेंटेज ऑफ बी एंड बी परसेंटेज ऑफ ए ये बराबर होता है, मोर देन होता है या लेस देन होता है? इक्वल होगा। कैसे समझना, इसके लॉजिक को समझना, इसका लॉजिक क्या होता है। देखो मैंने बोल दिया 20% ऑफ 100 एंड 100% ऑफ 20। असल में इसको लिखा कैसे जाएगा, ध्यान से समझना इसका लॉजिक, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो 20% ऑफ 100 मतलब 20% ऑफ 100 ये हुआ, बोलो समझ आया? और 100% ऑफ 20 मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 यही हुआ, बोलो लॉजिक समझ में आ रहा है? सिंपल जो आपने लिखा है हमने उसको लिख दिया, 20% ऑफ 100 एंड 100% ऑफ 20, और उसकी जो भी कैलकुलेशन होगी किस तरीके से होगी वो हमने लिख दिया 20/100 इंटू 100 और 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अगर आप यहां पर देखते हो, इस 100 को यहां पे लिखूं या इस 100 को यहां पे लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? डिनोमिनेटर ए के साथ लिखा जाए या डिनोमिनेटर बी के साथ लिखा जाए, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि नीचे तो टोटल 100 ही रहना है ना, नीचे तो वैल्यू 100 ही रहेगी ना, चाहे डिनोमिनेटर को मैं इसके नीचे लिख दूं चाहे उसके नीचे लिख दूं। डिनोमिनेटर तो बेटा 100 ही रहेगा ना, वो चाहे इसके नीचे आ जाए या इसके नीचे आ जाए उसकी वैल्यू तो 100 ही रहेगी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब जब हम a परसेंटेज ऑफ b और b परसेंटेज ऑफ a करते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पहली बात। और दूसरा, अगर आप इन दोनों को गुणा करो, मैंने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड टोटल, तो ये कितना आ रहा है, ये 2000 आ रहा है, और इस 100 को भी 200 से गुणा करोगे तो भी 2000 आ रहा है। तो दोनों साइड पे 2000 को 100 से भाग करना है, इस साइड पे भी, और यहां पर भी 2000 को 100 से भाग करना है इस साइड से भी। तो इससे यह साबित होता है क्या कि a परसेंटेज ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a। आप 100% निकालने की बजाय 20 का 100% भी निकाल सकते। जरूरी नहीं है कि आपको 20% निकालना है 100 का, आप 100 का 20% या 20 का 100% निकालोगे तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा, इस चीज को समझ लीजिए। तो इस प्रॉपर्टी को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए कि a परसेंटेज ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू b परसेंटेज ऑफ a। यह तो आया पहला लॉजिक जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक और चीज है जो आपको समझनी है, जो आप लोगों के पेपर में आपको बहुत हेल्प करेगी। कैसे? यहां पे आओ, मैं बोल रहा हूं, सपोज करो 50% ऑफ 400, आंसर कितना आएगा 50, ये आंसर 200 आ जाएगा, ठीक है। 50% का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, आधा होता है ना। आंसर कितना आएगा, आंसर 200 आएगा। तो अब बोलो सर 50% ऑफ 400 को मैं 400% ऑफ 50 लिख सकता हूं? बोलो, अरे बोलो ना। 50% ऑफ 400 को क्या मैं 400% ऑफ 50 लिख सकता हूं या नहीं, बताइए। कोई भी नंबर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इस सवाल में समझ आएगा। अब बोले 100 नहीं होगा, 20% ऑफ 80 इक्वल टू 80% ऑफ 20, उसमें नंबर से कोई लेना देना नहीं है, वैल्यू सेम होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन यहां पर अब एक और चीज को समझिए जो आपको बहुत हेल्प करेगी। मैंने आपको क्या बोला, मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक तरीके से मैं अगर इन दोनों को गुणा करूंगा तो वो मैग्नीट्यूड होगा। तो मैं मैग्नीट्यूड को चेंज किए बगैर
जैसे चाहूं परसेंटेज के साथ खेल सकता हूं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बोल दूं कि 50% की जगह पर मैं 100% ले लूं, मतलब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको डबल कर दिया। तो डबल होने से ये 100 बन गया, क्योंकि गुणा का साइन है तो इसको डबल करना है, तो बराबर रखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो 100% ऑफ 200 निकालोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 200 आएगा। मतलब जितने से आपने इसको बढ़ाया है उतने से ही आप इसको घटा दीजिए। यस, चलो और आगे चलता हूं। 100 को अगर मैं 200% ले लेता हूं, 200% ऑफ, अब इसको डबल कर दिया तो इसको आधा करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 100, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, 200 के बराबर आ जाएगा। यस, चलो और कर लेते हैं। अब 200 को अगर मैं 400% कर देता हूं तो ये कितना करना पड़ेगा, इसको 50 करना पड़ेगा, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 200 आ जाएगा। अगर मैं इसको 800% कर दूं, 800% कर दूं तो इसको और आधा करना पड़ेगा, ये 25 आ जाएगा, तो भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। समझ पा रहे इस चीज को? मतलब हमने मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, हमने, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन में हमने कुछ नहीं किया, हमने एक नंबर को बढ़ा दिया वैल्यू को सेम रखने के लिए, दूसरे को कम कर दिया, एक को बढ़ा दिया दूसरे को कम कर दिया, ताकि हमारा सवाल बनाना आसान हो जाए। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे जो इस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। अब सुनो एक और चीज, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे एग्जाम में आ जाए 50% ऑफ 37, 50% ऑफ 37 या 30% ऑफ 50, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें तो चलो 37 है तो इसको मल्टीप्लाई करना, थोड़ा ऐसे करता हूं, थोड़ा आसान ले लेता हूं। 80% ऑफ 50, 18% ऑफ 50 का, 50 का 18% कितना आएगा, उतना ही आएगा जितना 9% आएगा किसका, 100 का, जितना 4.5% आएगा किसका, 200 का, जितना 36% आएगा किसका, 25 का। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यहां पे मैंने इसको डबल किया, इसको आधा कर दिया, इसको आधा किया, सॉरी डबल नहीं किया, आधा किया है, इसको आधा कर दिया तो इसको गुणा कर दिया, इसको डबल कर दिया, सेम यहां पे इसको डबल कर दिया, इसको आधा कर दिया, यहां पे इसको आधा कर दिया तो इसको डबल कर दिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लॉजिक समझ पा रहे हो? यह कॉन्सेप्ट आपको सवालों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने को आएगा कि अगर 25% ऑफ 100 है तो 100 रहने दो, 100% ऑफ 25 निकालो, जैसे मर्जी वैल्यूज को, जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज किए बगैर, वैल्यूज का जो मैग्नीट्यूड है बेटा उसको चेंज किए बगैर जैसा मर्जी नंबर के साथ आप खेल सकते हो। यही परसेंटेज की सबसे बड़ी खासियत है। जैसे 32% ऑफ 25 कितना होता है, जितना 16% ऑफ 50 होता है, या जितना 8% ऑफ 100 होता है, तो आंसर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। देखो कितने आराम से, कितनी आसानी से आप सवालों को समझ पा रहे हो, आप कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पा रहे हो। यार ये तो बहुत ही आसान है। अगर मैथ्स को सही तरीके से पढ़ा जाए तो फिर मैथ में तो कुछ है ही नहीं, मैथ्स तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। समझ आया? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो परसेंटेज के आपको काम आएंगे। कल एक ही कॉन्सेप्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका रह गया है, फ्रैक्शन टेबल। फ्रैक्शन टेबल समझा के कल 1-2 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? कल आई थिंक सैटरडे है, कल नहीं मतलब नेक्स्ट डे जब भी क्लास होगी। कल पेपर 2 की एक क्लास होगी क्योंकि कल मिस हो गई थी, या आई थिंक सैटरडे भी कल क्लासेस हैं शायद, है ना? क्योंकि बीच में एक दिन मैंने छुट्टी ली थी, है ना, जाना था मुझे। हाँ, कोई बात नहीं, सो कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेंगे, ठीक है? वो शेड्यूल में मैं चेक कर लूंगा, आई थिंक होगी। यूज कैसे करेंगे वो सवालों में समझाऊंगा, ठीक है? ये कहां पर इस्तेमाल होगा, वो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको ये बेहतर तरीके से समझ आएगा।
फिर से एक बार बता रहा हूं, जिन बच्चों को समझने में दिक्कत आती है बेटा, क्लास को दोबारा देख लिया करो, क्लास की रिकॉर्डिंग को देख लिया करो, ताकि जो भी डाउट होता है वो आपका वहां पे सॉल्व हो जाए। ठीक है जी, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली कक्षा में। आज पेपर 2 की क्लास है और 11:30 बजे, बस आधे घंटे में मिलते हैं। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।